साथ देखेंगे और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लूँगा और मैं यहाँ पर second.js के नाम से इस फाइल को बनाऊँगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि index.js के अंदर से second.js के कंटेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। ये काम मैं इंपोर्ट की सहायता से कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। अब मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखने वाला हूँ हैरी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा हैरी, और मैं लिख दूँगा फेवरेट नंबर, और मैं लिख दूँगा यहाँ पर 3। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा कि इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। और मैं यहाँ पर लैंग्वेज में कर दूँगा डेवलपर में कर दूँगा ट्रू। ठीक है, डेवलपर ट्रू। एक बहुत ही ईजी सा सिंपल सा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ index.js के अंदर। तो index.js के अंदर इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा second.js से, और उसके बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट सबसे पहले मैं यहाँ पर करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा const हैरी इज इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद मैं क्या करूँगा डॉट स्लैश लिखूँगा। डॉट स्लैश का मतलब मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर में से, यानी कि जिस फोल्डर में मैं हूँ उसके अंदर से second.js वाली फाइल के अंदर जो कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसको इंपोर्ट कर लो। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, second.js फाइल जो कुछ दे रही है वो हैरी के रूप में ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पर हैरी की जगह शुभम भी हो सकता है, शुभम के तौर पे भी मैं ला सकता हूँ इसको। ठीक है, और लविश भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। आप यहाँ पर लविश भी लिख सकते हो। लविश यहाँ पर आप लिखोगे तो यहाँ पर नेम हैरी, फेवरेट नम 3, डेवलपर ट्रू, ये जो फाइल मैंने यहाँ पर बनाई है और इसके अंदर ये हैरी ऑब्जेक्ट डाला है, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल, मैंने क्या लिख दिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मैं हैरी लिख दूँगा। और जैसे ही मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हैरी लिखूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग लविश करूँगा, लोकेशन यार लविश, ठीक है, तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो हेलो वर्ल्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे देखने को मिल गया। तो बेसिकली मैं इस ऑब्जेक्ट को अब यूज़ कर सकता हूँ index.js के अंदर से। दोबारा आपको रन करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, नेम हैरी, फेव नम 3, डेवलपर ट्रू। अब मैं अगर फेव नम को 36 कर देता हूँ और इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर इसको नहीं, सॉरी, मुझे index.js को रन करना है। तो मैं index.js को जैसे रन करूँगा मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह के इंपोर्ट सिस्टम को कहते हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। तो ये जो second.js है वो एक कॉमन जेएस मॉड्यूल है और इसके अंदर से मैंने कुछ कंटेंट अपनी index.js के अंदर लिया है। एक और तरीका होता है इंपोर्ट करने का, उसे कहते हैं ES6 मॉड्यूल्स, और उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब हम नोड के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेंगे। तो इसके बारे में भी बताऊंगा आपको डिटेल में, और डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होता है डिफरेंस आपके ES6 मॉड्यूल्स में और आपके जो नोड जेएस के कॉमन जेएस मॉड्यूल्स हैं उसमें, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल रैपर फंक्शन की बात करेंगे। क्या है ये मॉड्यूल रैपर फंक्शन? आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि ये जो मॉड्यूल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि नोड जेएस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट का नाम है मॉड्यूल रैपर फंक्शन। क्या होता है ये मॉड्यूल रैपर फंक्शन? तो सबसे पहले मैं इस मॉड्यूल रैपर फंक्शन को टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिखूँगा, आप लोग को दिखाता हूँ। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको नोड जेएस कुछ इस तरह से रैप करता है। तो यहाँ पर हमारा होता है एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के बाद होता है हमारा रिक्वायर, और रिक्वायर के बाद हमारा होता है मॉड्यूल, और इसके बाद होता है हमारा फाइल नेम, और इसके बाद होता है हमारा ड नेम। ठीक है, अब ये फाइल नेम क्या है और ड नेम क्या है? अब ये है क्या, मतलब आप लोग कहोगे क्या भाई, क्या मतलब क्या लिख दिया है यहाँ पर? कभी भी मॉड्यूल नोड जेएस के अंदर रन होता है उससे पहले नोड जेएस इस मॉड्यूल को इस फंक्शन में रैप कर देता है, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लिसिटली रैप करो, ऐसा कुछ नहीं है। नोड जेएस इस चीज़ को ऑटोमेटिकली करता है। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देखो कि इसके अंदर हमारे पास, यानी कि नोड जेएस के अंदर हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। अब यहाँ पर मैं इसको ज़रा कुछ इस तरह से रैप कर देता हूँ ताकि एरर खत्म हो जाए। अब आप लोग यहाँ पर ये देखो कि क्या क्या उपलब्ध है हमारे पास। एक्सपोर्ट्स उपलब्ध है, रिक्वायर उपलब्ध है, मॉड्यूल उपलब्ध है, फाइल नेम उपलब्ध है, ड नेम उपलब्ध है। ज़रा एक काम करते हैं,
सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँगा मैं। और कमेंट आउट क्यों करूँगा, क्योंकि Node.js जो है किसी भी मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली इस मॉड्यूल रैपर फंक्शन में रैप कर देता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इसको कंसोल लॉग करूँ, मैं सिंपली कंसोल लॉग करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग लिख दूंगा। तो मैं बेसिकली कंसोल लॉग करूँगा एक्सपोर्ट्स रिक्वायर मॉड्यूल और फाइल नेम और डर नेम को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ और देखो यहाँ पर क्या हुआ। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। आप देखो यहाँ पर ड नेम की जगह पर ये प्रिंट हो गया जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फाइल नेम की जगह पर ये जो हमारे फाइल का नाम है वो प्रिंट हो गया। तो ड नेम का मतलब किस डायरेक्टरी में आपको, फाइल नेम का मतलब कौन सी फाइल आपने रन करी है, और इसके बाद मॉड्यूल है हमारे पास, रिक्वायर है और हमारे पास एक्सपोर्ट्स है। तो ये सारे हमारे पास उपलब्ध होते हैं। हमने रिक्वायर के बारे में देखा, हमने एक्सपोर्ट्स के बारे में देखा कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। Node.js के अंदर कुछ पैकेजेस बड़े मज़ेदार हैं और उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। दे आर वर्थ चेकिंग आउट और बहुत ही अमेजिंग पैकेजेस हैं। तो चलो चलते हैं इंटरनेट पर और देखते हैं किन पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेस एक अच्छा फ्रेमवर्क है, बट इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और हम लोग क्या करेंगे, Node.js की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। तो मैं Node.js डॉक्स में जाऊँगा और Node.js डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आ गई है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन के लेफ्ट साइड पर नेविगेशन बार है, ये बहुत ज़्यादा हैंडी है क्योंकि इसके अंदर आप लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जो है नेविगेट कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने OS पर क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, OS के बारे में आप लोग को बताऊँगा और मैं लिखूँगा OS module.js जिसके अंदर हम लोग OS के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो OS module.js के अंदर हम लोग OS के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि मैं इनमें से सेलेक्ट करके रन करूँगा। आप लोग इन स्पेसिफिक फंक्शंस को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो os.eol एक फंक्शन है, हमारे पास os.arch एक फंक्शन है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस यहाँ से रन करने की यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे const require const os इज इक्वल टू रिक्वायर OS। अब यहाँ पर मैंने डॉट स्लैश नहीं लगाया। index.js के अंदर जब मैं second.js को इंपोर्ट कर रहा था तब मैंने डॉट स्लैश लगाया था। इसका रीज़न ये है कि जो OS मॉड्यूल है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है और जब मैं index.js के अंदर से second.js को इंपोर्ट कर रहा था तब वहाँ पर second.js मेरी फाइल सिस्टम में था, इस पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ पर index.js है। तो हम कभी भी कोई बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्टली उसका नाम लिखना होता है और वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर console.log करके OS के सारे मेथड्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मान लो मैं जो फ्री मैम फंक्शन था उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं os.freemem को रन करूँगा और यहाँ पर देखो मेरे कंप्यूटर के अंदर फ्री मेमोरी देखने को मिल रही है जो कि है 57 GB। हाँ 57 GB क्योंकि 64 GB मैंने चिप लगा रखी है, 4 चिप्स लगा रखी हैं एक्चुअली। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि os.freemem हमने देख लिया, हम होम डर को रन करते हैं, हम लोग os.homedir को रन करते हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है, मेरे इस यूज़र की होम डायरेक्टरी जो कि इस कंप्यूटर में बना हुआ है। अगर आप लोग लिनक्स वगैरह में तो /home/ आपका यूज़र नेम आपकी डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी होती है। फिर होस्ट नेम और लोड avg इस तरह के फंक्शंस होते हैं। अगर मैं होस्ट नेम की बात करूँ, मैं यहाँ पर होस्ट नेम आप लोग को दिखाता हूँ। होस्ट नेम लिखकर अगर मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो कि जो मेरे कंप्यूटर का होस्ट नेम है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेरे OS का प्लेटफॉर्म, मेरे OS का जो रिलीज़ है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से os.platform और os.release भी आपको दिखा देता हूँ। प्लेटफॉर्म रिलीज़ और इसको रन करते हैं। जो प्लेटफॉर्म है उसने रिटर्न किया Win32 और जो रिलीज़ है उसने जो रिलीज़ वर्जन है इस पर्टिकुलर OS बिल्ड का वो मुझे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे टोटल मेमोरी, आपके कंप्यूटर में कितनी टोटल मेमोरी है, फिर उसके बाद अप टाइम की कब से सिस्टम चालू है और टेम्प्रेरी डायरेक्टरी कौन सी है। तो ये सारे फंक्शंस मैं चाहूँगा आप लोग खुद से ट्राई करें क्योंकि मैं यहाँ से देख कर आप लोग को रन करके दिखाऊँगा। आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको जैसे कि os.type है, ये सारी की सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करें और डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग यहाँ पर यूज़ करें। देखो Windows NT यहाँ पर आ गया OS का टाइप। अब होता क्या है, कभी भी आपको अपने OS के बारे में कोई जानकारी अपने नोट प्रोग्राम में चाहिए तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करते हो और वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इस पेज के पर्टिकुलर सेक्शन पर ले ही आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इन फंक्शंस को ज़रूर ट्राई करो एक एक करके, इन सारे के सारे फंक्शंस को देखो।
कुछ फंक्शंस यहाँ पर आप लोग को हो सकता है समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग नेटवर्किंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो आपको शायद नेटवर्क इंटरफेसेस फंक्शन समझ में ना आए। अगर आपको नहीं मालूम नेट मास्क क्या होता है, आपको नहीं मालूम मैक एड्रेस क्या होता है, IPv4 कैसे काम करता है, IPv6 कैसे काम करता है, एंड दैट शुड बी टोटली फाइन। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग को एक एक चीज़ यहाँ पर आती हो, नेट मास्क के बारे में, फैमिली के बारे में और मैक एड्रेसेस के बारे में, नेटवर्किंग इस तरह से काम करती है, वैन क्या होता है, लैन क्या होता है। अगर नहीं मालूम आप लोग को तो आप इस तरह के फंक्शंस को स्किप कर सकते हो, एंड दैट्स टोटली सेफ, क्योंकि आप लोग अभी Node.js को एज अ रन टाइम इन्वायरमेंट रन कर रहे हो। आप लोग एक नेटवर्किंग के एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दी OS मॉड्यूल। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है हमारे पास जिसका नाम है पाथ। तो पाथ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा अपने VS कोड में, और इसका नाम मैं रखूँगा pathmodule.js। और पाथ मॉड्यूल भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके पाथ्स के साथ खेलने में आपकी सहायता करता है। और सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, अगर मान लो मैंने एक पाथ दिया और मैं उसका जो बेस नेम है वो रिटर्न करना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग पाथ को इंपोर्ट कर लेंगे। और मैं आप लोग को ईमानदारी से बताता हूँ कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस में इस पेज को खोल कर ही मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को देखोगे, क्योंकि कभी सोचना भी मत कि यार आप इन सारे के सारे फंक्शंस को रटोगे, और ना ही इसको SST की तरह याद करना। अगर आप इसको SST के आंसर्स की तरह याद करोगे तो डेफिनेटली दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। आप लोग को अगर ऑटोमेटिकली याद हो गए तो एक अलग बात है, बट आप लोग इसको SST या फिर हिंदी के आंसर्स की तरह याद मत करो कि राम कौन था, राम श्याम का पुत्र था। श्याम कौन था, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस को आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं path.baseName लिखूँगा और यहाँ पर देखो बेस नेम मेरा प्रिंट हो गया। मैंने console.log नहीं किया इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर होम दबाकर मैं लिखूँगा const a इज इक्वल टू और console.log a, ठीक है। मैं यहाँ पर a प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पर देखो myfile.html प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, myfile.html को प्रिंट कर रहा है। myfile.html क्या है, myfile.html बेस नेम है इस पूरे पाथ का। अब पाथ मॉड्यूल के अंदर ही path.the_name जो है वो आपको डायरेक्टरी का नाम दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं path.the_name लगा दूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, कंट्रोल D में दबाऊँगा और यहाँ पर द नेम लिखूँगा, और अगर मैं द नेम लिखूँ तो यहाँ पर मुझे जो है उप्स मैंने यहाँ पर A1 A2 लिखना चाहिए ताकि A1 अलग रहे A2 अलग रहे, और मैं यहाँ पर A1 A2 लिखूँगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर myfile.html आ गया A1 के अंदर और ctemp आ गया A2 के अंदर। तो ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि मैंने बेस नेम जब रन किया तब मुझे इस पर्टिकुलर पाथ का बेस नेम देखने को मिला, और ड नेम जब मैंने रन किया तब मुझे इस पर्टिकुलर पाथ का ड नेम देखने को मिल गया जो कि था ctemp। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक्स नेम करके एक फंक्शन है जो कि एक्सटेंशन रिटर्न करता है, जैसे कि आपकी फ़ाइल HTML है, MD फाइल है, या फिर मान लो आपकी फ़ाइल में कोई एक्सटेंशन ही नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको path.ext नेम जो है वो बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ path.ext नेम __ फाइल नेम, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर फाइल नेम की एक्सटेंशन को प्रिंट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर const a3 लिख देता हूँ ताकि a3 के अंदर आ जाए, और मैं console.log जो है a3 लिख दूँगा। तो मैं a3 यहाँ पर लिखूँगा और आप लोग देखना कि a3 के अंदर .js आ गया क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। __ फाइल नेम मेरा क्या है, मेरा ये पाथ मॉड्यूल का पूरा पाथ है। तो अगर मैं __ फाइल नेम को प्रिंट करके आप लोग को दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैं आप लोग को बता दूं, ये मेरा __ फाइल नेम है, ठीक है। और ये जो .js प्रिंट हुआ है वो ये इसकी वजह से प्रिंट हुआ है। A3 के अंदर मेरा इस पर्टिकुलर पाथ का एक्सटेंशन आ गया था तो इसलिए ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप लोग इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ चेक करने के फंक्शंस हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप पार्स करना चाहते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। और आप लोग को जो है कंसिस्टेंट पाथ्स अगर बनाने हैं विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास एक लिनक्स का पाथ दिया हुआ है जो कि है /home/harry/this.txt। अब मान लो मैं इस पर्टिकुलर पाथ को विंडोज़ का कुछ इस तरह का पाथ बनाना चाहता हूँ, C के अंदर, होम के अंदर लेट अस से this.txt। तो मुझे किस तरह से ऐसा यूज़ करना है पाथ जो कि इन दोनों में ट्रांसलेट हो जाए, यानी कि अगर मैं विंडोज़ की मशीन में हूँ तो मुझे
मेरा सी वाला पाथ मिल जाए, और अगर मैं लिनक्स के अंदर हूँ तो मुझे बेसिकली जो मेरा पाथ है /home/harry/this.txt वो मिल जाए। तो इस चीज़ को मैं बड़े आराम से पाथ मॉड्यूल की सहायता से कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सारे के सारे मेथड्स को देखें। कुछ चीज़ें शायद आप लोग को समझ में ना आए, बट अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग जब पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, आप पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये मेरे स्कोप में नहीं है। अभी जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसके, फॉर एग्जांपल अगर आईपी एड्रेस आ जाते हैं, IPv4 IPv6 से रिलेटेड कुछ आ जाता है, तो डेफिनेटली आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आप एक नेटवर्किंग पर्सन नहीं है तो। ठीक है, आई होप कि आपको पाथ मॉड्यूल समझ में आ गया अच्छे से। अगला जो मॉड्यूल है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है FS मॉड्यूल। FS स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर आप लोग को ये फाइल सिस्टम देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये FS मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसके कुछ चंद फंक्शंस ही हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि इंपॉर्टेंट तो कोई भी फंक्शन किसी के लिए भी हो सकता है, बट अगैन यहाँ पर जो हाई लेवल पर यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा फंक्शन, उनके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक राइट फाइल है और एक राइट फाइल सिंक है। तो मैं इसी में कंट्रोल F मार के राइट फाइल के बारे में बात करूंगा। तो ये जो राइट फाइल है वो क्या करता है, तो राइट फाइल यहाँ पर आपको किसी भी फाइल में राइट करना फैसिलिटेट कराता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को जल्दी से सबसे पहले जो FS है उसको इंपोर्ट करना बता देता हूँ। एक बार FS को आपने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद आप लोग जो है बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि किस तरह से FS को इंपोर्ट किया जाएगा। तो हम कॉमन JS के हिसाब से इसको मैं कॉपी करूँगा। इनफैक्ट मैं सिर्फ इतना कॉपी करूँगा, मैं कॉमन JS के हिसाब से इसको इंपोर्ट करूँगा। और मैं कॉमन JS और ES6 मॉड्यूल्स में भी थोड़ी देर में डिफरेंस आपको बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, कॉमन JS और जो हमारा ES6 के मॉड्यूल्स हैं उसमें डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा FS मॉड्यूल .js। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि FS इज इक्वल टू रिक्वायर FS कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर FS प्रोमिसेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ FS को रिक्वायर करूँगा। तो एक बार मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट FS इज इक्वल टू रिक्वायर FS कर लिया, मैं अब इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रीड फाइल फंक्शन के बारे में बताऊँगा, जो कि एक फ़ाइल को रीड करने में हमें फैसिलिटेट करता है। और यहाँ पर रीड फाइल जो है FS.read फाइल, उसका सिंटेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा FS.read फाइल, और रीड फाइल हमको किसी भी फाइल को रीड करना फैसिलिटेट कराता है। और मैं यहाँ पर file.txt एक पहला आर्ग्यूमेंट दे दूँगा। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा जो फाइल हम रीड करना चाहते हैं वो होता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इनकोडिंग दे दूँगा, जो कि मैं UTF-8 लिखूँगा, और इसके बाद मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे दूँगा। और ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो एरर होता है और एक डेटा होता है। अगर कोई भी पॉसिबल एरर आ जाता है तो ये एरर प्रिंट होगा, वरना डेटा प्रिंट होगा। तो console.log मैं एरर और डेटा दोनों को यहाँ पर लॉग कर दूंगा कंसोल में। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप लोग देखो नल आ गया, यानी कि एरर बिल्कुल भी नहीं आया, और दिस इज़ अ फाइल यहाँ पर लिख कर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है एरर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके गलती से रन कर दिया था। तो मैं ज़रा इस गलती को सुधार लेता हूँ। तो देखो नल और दिस इज़ अ फाइल प्रिंट हो गया, नल एरर की जगह प्रिंट हुआ और दिस इज़ अ फाइल प्रिंट हुआ। इस फाइल के कंटेंट जो था वो यहाँ पर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक ऐसी फाइल का नाम लिख देता हूँ जो कि मेरे पाथ में मौजूद ही नहीं है, और यहाँ पर देखो ये एरर प्रिंट होकर आ गया। ये एरर क्या है, ये एरर कह रहा है कि भाई ये फाइल यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तुम यहाँ पर इसको कैसे खोल सकते हो, जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उसको कैसे खोल सकते हो। तो ये रीड फाइल है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फिनिश्ड रीडिंग फाइल, और यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ जल्दी से, मैं अगर लिखूँ फिनिश रीडिंग फाइल और मैं इसको रन करूँ तो आप देखो फिनिश रीडिंग फाइल पहले आया और जो फाइल का कंटेंट था वो बाद में रीड हुआ। लेकिन हमारे कोड में तो हमने नल दिस इज़ अ फाइल पहले किया था, उसके बाद हमने फिनिश रीडिंग फाइल किया था। तो Node.js के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। मैं आप लोग को ऐसा क्यों बता रहा हूँ Node.js के अंदर ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, मान लो आप पाइथन से आ रहे हैं, या फिर मान लो आप अपने ब्राउज़र में अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं तब तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। लेकिन अगर आप लोग पाइथन से आ रहे हैं या फिर C++ से आ रहे हैं तो आपको शायद इस बात का आइडिया ना हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं कहता हूँ fs.read फाइल और मैं ये फंक्शन को रन करता हूँ file.txt के लिए, तब होता क्या है कि file.txt तो रीड होगी, लेकिन ये जो कॉल बैक है ये तब कॉल होगा जब ये फाइल रीड होके इसका कंटेंट रेडी हो जाएगा। अब हमको तो सब कुछ स्प्लिट सेकंड में होता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा प्रोसेसर है उसको कंप्यूटेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कंप्यूटर को इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि क्या चीज़
कहाँ से उठानी है, कौन सा डेटा कहाँ से रीड करना है, क्या चीज़ कब प्रिंट करनी है, कब प्रिंट नहीं करनी है, ये सब करने में कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए fs.read फाइल जो है file.txt लेता है एक आर्ग्यूमेंट, दूसरा लेता है हमारा इनकोडिंग, और उसके बाद तीसरा कॉल बैक फंक्शन, जो कि तब कॉल होता है जब सब कुछ रन हो जाता है, जब फाइनली सब कुछ रन हो जाएगा, जैसे ये रेडी हो जाएगा ये रन हो जाएगा। अब क्या हुआ, fs इज इक्वल टू रिक्वायर्ड fs है, ठीक है। अब मैंने fs.read फाइल किया, क्या होगा कि रीड फाइल रन हो जाएगा, यानी कि आपका जो सिंगल थ्रेड चल रहा है, मैंने बोला था ना नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल पे काम करता है Node.js, जो सिंगल थ्रेड चल रहा है आपके Node.js का, उसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज़ तो रन हो जाएगी, और ये चीज़ रन होगी क्या बोलेगी, ये बोलेगी जैसे ही कंटेंट तैयार होंगे फाइल के, मैं इस फंक्शन को रन कर दूंगा। लेकिन आगे का काम ना रुके, आगे का काम रुकना नहीं चाहिए। अगर ये पकड़ के बैठ गया फाइल को, तो ये console.log फिनिश रीडिंग फाइल का क्या कसूर है, इसको भी टाइम लगेगा। मान लो अगर इसको 10 सेकंड लग रहे हैं रीड होने में, वैसे एक्चुअल में 10 सेकंड लग नहीं रहे हैं, बट मानो कि 10 सेकंड लग रहे हैं इसको, तो 10 सेकंड ये चीज़ भी डिले हो जाएगी। तो ये डिले नहीं करता है, ये क्या करता है, ये डेफर कर देता है। ये कहता है कि यार मैं इसको थोड़ी देर में रन करूँगा कॉल बैक को, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, लेकिन आगे के काम को मत रुकने दो, ब्लॉक नहीं करूँगा मैं। नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल पर काम करता है, आगे बढ़ता रहेगा काम, और फाइनली जब काम हो जाएगा तब यहाँ पर देखो console.log फिनिश रीडिंग फाइल देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी आप इंटेंशनली ब्लॉक करना चाहते हो, और उसके लिए आप रीड फाइल सिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आप लोग को जल्दी से रीड फाइल सिंक के बारे में बता देता हूँ कि यार रीड फाइल सिंक किस तरह से काम करेगा, रीड फाइल कैसे करेगा, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रीड फाइल सिंक दिखाने के लिए इस चीज़ को कमेंट आउट करूँगा, और यहाँ पर आप लोग को रीड फाइल सिंक दिखा देता हूँ। और रीड फाइल सिंक को यूज़ करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दें const a इज इक्वल टू fs.read फाइल सिंक, और फाइल का नाम आप लोग दे दें। और फाइल का नाम जैसे आप दोगे, आपका a के अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग console.log यहाँ पर console.log करके a लिख सकते हो, और जैसे आप console.log a लिखोगे, यहाँ पर देखो फिनिश रीडिंग फाइल लिखकर आ गया है, और यहाँ पर जो है फाइल आपकी प्रिंट हो गई है। लेकिन ये क्या है, बफर 74 64, अगर आप लोग इसके कंटेंट को देखना चाहते हो तो आपको टू स्ट्रिंग मेथड को भी रन करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रीम को नहीं देखना चाहते हो, आप इसके कंटेंट को रीड करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर .toString को रन कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। एक चीज़ देखिए आपने, जब मैंने रीड फाइल सिंक का प्रयोग किया तब दिस इज़ अ फाइल पहले आया, फिनिश रीडिंग फाइल बाद में आया, यानी कि ये फाइल जब रीड हो रही है तब Node.js इंटेंशनली ब्लॉक कर रहा है। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि Node.js इंटेंशनली ब्लॉक करे, और जब भी हम इंटेंशनली ब्लॉक करवाना चाहते हैं Node.js से, तब हम कुछ इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई है ये चीज़ सब लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं टेम्प कोड रनर जो है ये डिलीट कर देता हूँ। बाय द वे टेम्प कोड रनर तब बनती है, जैसे मान लो मैं सिर्फ इतना कोड रन करना चाहता हूँ, आप राइट क्लिक करें इस पर और रन कोड पे क्लिक करें, तो एक टेम्प कोड रनर बन जाएगी, जिसके अंदर ये कंटेंट आ जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट कभी कभी गलती से टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, और फिर आप सेलेक्ट करके गलती से रन करते हो, और आपको लगता है पूरी फाइल रन होगी, बट एक्चुअल में सिर्फ वो कोड स्निपेट रन होता है। तब यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये। तो टेम्प कोड रनर फाइल जो है वो डिलीट कर दो, अगर आप लोग कोड रनर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास fs.read फाइल होता है, हमारे पास fs.write फाइल भी होता है, और राइट फाइल सिंक भी होता है। तो अगर हम राइट फाइल की बात करें तो ये सबसे पहले फाइल का पाथ लेगा, मान लो मैंने फाइल 2.txt दे दिया इसको, और इसके बाद ये डेटा लेगा जो कि आप इसके अंदर डालना चाहते हो। तो मैं दिस इज़ अ डेटा कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे, और इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ पर इनवैलिड कॉल बैक आ गया, तीसरा कॉल बैक भी हमें देना पड़ेगा, जो कि तब रन होगा जब फाइल में राइट कर दिया जाएगा, रिटर्न टू द फाइल, ठीक है। मैं इस तरह से रिटर्न टू द फाइल लिखूँगा, और इसको मैं रन करूँगा। और जैसे मैं इसको रन करूँगा, देखो फिनिश रीडिंग फाइल पहले आया, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ कि इसने इस फंक्शन को बोला, जब ये फंक्शन रन हो रहा था, इसने Node.js ने बोला कि यार मैं इस फाइल में ये डेटा लिख दूंगा, और जब डेटा लिख जाएगा तो ये कोड को रन कर दूंगा, लेकिन आगे के काम को मत रोको। तो आगे का काम पहले हो गया, और फिर जब फाइनली इसने लिख दिया ये फाइल में, तब ये देखो रिटर्न टू द फाइल यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल है Node.js का, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स को परेशान करता है। मैं कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, कॉलबैक्स के बारे में सीखें, प्रोमिसेस के बारे में सीखें, तब आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। अब प्रोमिसेस वगैरह जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, जो कि आप लोग डेफिनेटली मेरे कोर्स से मास्टर कर ही सकते हो कभी भी। तो यहाँ पर देखो फाइल 2.txt के अंदर ये कंटेंट आ गया, दिस इज़ अ डेटा, ठीक है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को किस तरह से ये यूज़ करते हैं। अब यहीं पर अगर मैं रीड फाइल यूज़ ना करके राइट फाइल यूज़ ना करके राइट फाइल सिंक को यूज़ करता, तो यहाँ पर ये ब्लॉक कर देता, ठीक है।
दिखा देता हूँ आप लोग को मैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट फाइल सिंक यूज़ करूँगा और यहाँ पर राइट फाइल सिंक क्या करता है, सबसे पहले तो पाथ लेगा, ठीक है, उसके बाद डेटा लेगा, ठीक है, और बस इतना ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और इसकी रिटर्न वैल्यू को भी लॉक करते हैं। तो मैं b इज इक्वल टू लिखूँगा यहाँ पर और यहाँ पर console.log b लिखूँगा, ठीक है। तो b लिखा, console.log b लिखा, रन किया, रिटर्न इसने कुछ नहीं किया, बट क्या इसने फाइल में राइट किया, देखते हैं इस बात को। तो फाइल 2 में दिस इज़ अ डेटा 2 राइट करवाऊंगा मैं, क्योंकि दिस इज़ अ डेटा तो ऑलरेडी मैंने राइट करवा ही दिया था। तो हाँ यार, ये काम कर रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई चीज़ें आप लोगों को। इसी तरह से हमारे पास Node.js के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जो कि अगर मैं यहाँ पर बताने बैठ गया आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा, बट आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो और जैसे जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट और Node.js स्किल्स दोनों इंप्रूव होती जाएंगी, वैसे वैसे आप लोग इसको और अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपकी जावास्क्रिप्ट और Node.js स्किल्स दोनों पैरेलली चल सकती हैं। जावास्क्रिप्ट की जो स्किल्स हैं, आप लोग प्रोमिसेस के बारे में पढ़ें, आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने पूरा कोर्स बना रखा है जावास्क्रिप्ट का, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें और पैरेलली आप Node.js भी यूज़ करते जाएँ। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्रंट एंड बैक एंड का, कि यार Node.js आप लोग बैक एंड में यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही आती है आपको जावास्क्रिप्ट। मेरे हिसाब से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, और मेरे हिसाब से आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज हो जाता है सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का। वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड में कुछ यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहे हैं, और बैक एंड में कुछ और यूज़ कर रहे हैं जो कि उनको सीखना पड़ रहा है। बट मेरे हिसाब से स्टार्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोग पढ़ते रहो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन जेएस मॉड्यूल्स क्या होते हैं और ECMAScript मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो इन दोनों के बारे में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। Node.js का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉमन जेएस मॉड्यूल्स और ECMAScript मॉड्यूल्स। कॉमन जेएस मॉड्यूल्स जो होते हैं उनको इस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, और ECMAScript मॉड्यूल्स जो होते हैं उनको कुछ इस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। अब अगर Node.js में आप लोग ECMAScript मॉड्यूल्स को यूज़ करना चाहते हो तो आपको .mjs एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। .mjs एक्सटेंशन से पता चल जाएगा Node.js को कि आप लोग ECMAScript मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये देखो, इन्होंने एक add2.mjs बनाई है, इसमें एक फंक्शन डाला है और इन्होंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है। क्योंकि इन्होंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है, इस फंक्शन को कभी भी इंपोर्ट किया जा सकता है यहाँ से। लेकिन सिर्फ एक फंक्शन ही एक्सपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और एक से ज़्यादा फंक्शंस या वेरिएबल्स को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो चलो चलते हैं यहाँ पर हम लोग अपने VS कोड में और इसको बहुत ढंग से समझेंगे कि कॉमन जेएस मॉड्यूल्स क्या होते हैं और ECMAScript मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा first.js, और first.js नहीं, मैं यहाँ पर मॉड्यूल first.js मैं यहाँ पर लिखूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड शायद मैंने बना ली है, सेकंड तो बना ली है। मैं मॉड्यूल first.js बनाऊँगा और उसी के साथ साथ मैं मॉड्यूल second.js बनाऊँगा। दो फाइल्स मैंने बनाई, एक मॉड्यूल फर्स्ट, एक मॉड्यूल सेकंड। अब मान लो मॉड्यूल सेकंड में एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ और एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम ही सिंपल रख देता हूँ। और इसका नाम सिंपल रख के क्या करेगा, console.log भी वो वही करेगा, सिंपल, ठीक है। मैंने console.log सिंपल करा दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, और मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को अगर एक्सपोर्ट करना है आप module.exports यूज़ कर सकते हो। module.exports कुछ इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो, और आप लिख सकते हो सिंपल SIMPLE, और यहाँ पर सिंपल आप लोग जैसे ही एक्सपोर्ट करोगे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। आप लिख सकते हो const simple इज इक्वल टू रिक्वायर, और क्योंकि हम इसी फाइल सिस्टम में काम कर रहे हैं, मैं डॉट/ लगाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मॉड्यूल सेकंड से इंपोर्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं console.log नहीं, मैं सिंपल को रन ही कर लेता हूँ, सिंपल को मैं रन कर दूंगा। और अभी मैं इसको चलाऊंगा अगर, तो यहाँ पर देखो जो सिंपल ये प्रिंट कर रहा है, सिंपल इज कॉम्प्लेक्स, ओके। तो मैं यहाँ पर जैसे इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर सिंपल मैंने इसको रन किया और सिंपल इज कॉम्प्लेक्स आ गया। ये चीज़ तो बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग बड़े आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, अगर मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह के इंपोर्ट को कहते हैं हम लोग कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। तो हमने जो भी यूज़ किया वो कॉमन जेएस मॉड्यूल था। आप लोग देखो यहाँ पर circle.js इन्होंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसमें console.log किया हुआ है कुछ, और circle.js के कंटेंट को इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी कुल मिला के यहाँ पर बात क्या है कि हम लोग कुछ इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ये चीज़ तो हमको मालूम है और ये काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि यार अगर आप लोग .mjs एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हो तब .mjs में आप रिक्वायर यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल सेकंड में .mjs आप यूज़ कर लो और इसको रिक्वायर कर लो। ये गलत हो जाएगा क्योंकि mjs का नाम जो है वो रिजर्व्ड है फॉर ES6 मॉड्यूल्स। तो मैं इसको ज़रा रीनेम करके आपको दिखाता हूँ। mjs यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर जैसे ही mjs लिखूँगा और इसको रन करूँगा, किसको, मॉड्यूल फर्स्ट को रन करूँगा, आप लोग देखना, और यहाँ पर देखो एक एरर आ गया, और एरर क्या है, मस्ट यूज़ इम्पोर्ट टू लोड ES6 मॉड्यूल। तो जैसे ही मैं .mjs लिखता हूँ ये एक ES6 का मॉड्यूल बन जाता है, और अगर ये एक ES6 का मॉड्यूल है तो मुझे .mjs एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं ऐसे इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने मॉड्यूल सेकंड .mjs लिखा हुआ है, तो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करूँगा। ये चीज़ तो रन करेगी नहीं, यहाँ पर मैं कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ, रिमूव इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कोड दे सकूँ बड़े आराम से। अब ये चीज़ एक बार मैंने कर ली यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ अब कि मैं क्या करूँगा, कॉमन जेएस मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास जो फंक्शन था वो तो था ही था, ठीक है, वो तो मैं कमेंट आउट नहीं करूँगा। मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख दूँगा कुछ इस तरह से, और इसको इम्पोर्ट करते वक्त मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इंपोर्ट करूँगा। मैं भी बात कर रहा हूँ आपको ES6 मॉड्यूल की बात बता रहा हूँ। मैंने कॉमन जेएस के बारे में बात कर ली। कॉमन जेएस पहले यूज़ होता था, ES6 जो है जावास्क्रिप्ट में एक नया एडिशन है, अब नोड जेएस भी सपोर्ट करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इंपोर्ट करने के लिए इस सिंपल फंक्शन को हम लोग सिंपली लिखेंगे इंपोर्ट सिंपल फ्रॉम, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा ./मॉड्यूल सेकंड .js, ठीक है। सेकंड, मैं सिर्फ मॉड्यूल सेकंड लिखूँगा, .mjs भी नहीं लिखूँगा, और मैं यहाँ पर सिंपल को कुछ इस तरह से रन कर दूँगा। तो मैं इसको भी रन करूँगा, तो क्या हुआ, कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अब यहाँ पर इसके सही से काम करने के लिए मुझे अपनी package.json में टाइप मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं ES6 मॉड्यूल्स को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से टाइप मॉड्यूल ऐड कर दूँगा, और यहाँ पर आप लोग देखो जैसे ही मैंने ये किया, अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रन कर सकता हूँ। तो मैं जैसे इसको रन करूँगा सिंपल इस कॉम्प्लेक्स आ गया। अगर मैं टाइप मॉड्यूल नहीं करूँगा अपनी package.json में तो मुझे ये एरर मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी और डिटेल के बारे में बताऊं तो ये जो मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड है, इसमें आप लोग कुछ इस तरह से सिंपल के साथ साथ और भी फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक और फंक्शन है सिंपल2, और मैं सिंपल2 इस कॉम्प्लेक्स लिखूंगा। अब मान लो मुझे सिंपल2 यहाँ से इंपोर्ट करना है, तो मैं इस तरह से सिंपल2 को इंपोर्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे ही सिंपल2 एज सिंपल लिखूँ तो मैं सिंपल2 को सिंपल के तौर पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। यानी कि मैं लिखूँगा तो इस प्रोग्राम में सिंपल, लेकिन मेरा सिंपल2 इंपोर्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई सब लोगों को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ जल्दी से कि इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। पहले आप लोग को सिंपल2 इस कॉम्प्लेक्स आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल2 लिखूँगा, ठीक है, और मैं सिंपल2 को रन करूँगा इस तरह से, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर देखो एरर आ गया। क्या एरर आ गया, ये कह रहा है कि द रिक्वेस्टेड मॉडल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट। ये कह रहा है कि यार आप इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो सिंपल2 को, लेकिन ये मॉड्यूल तो कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो आप लोग को किसी भी एक फंक्शन में डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये लिखा आपने, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ एक्सपोर्ट होगी। तो आप यहाँ पर अगर सिंपल23 भी लिखते हो, कुछ भी आप लिखते हो यहाँ पर, और आप लिखते हो इम्पोर्ट सिंपल23 फ्रॉम अ मॉड्यूल, ये चीज़ आप लिखते हो, तो होगा क्या कि जैसे ही रन करोगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर देखो सिंपल2 इस कॉम्प्लेक्स आया। मैंने लिखा सिंपल23 बट सिंपल2 इस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ काम करती है। अब यहाँ पर क्या है कि मॉड्यूल सेकंड .mjs है, मॉड्यूल फर्स्ट .js है, इसमें से मैंने इसको इंपोर्ट किया। दो तरीके हमने देखे, कॉमन जेएस और एक ES6। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो और डिटेल्स के लिए। आई होप मैंने आप लोग को समझा दिया। आप एक से ज़्यादा इंपोर्ट्स भी यहाँ पर कर सकते हो, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से करोगे आप। अगर यहाँ पर आप सिंपल और सिंपल2 लिखोगे, अब यहाँ पर आप सिंपल23 नहीं लिख सकते, अगर, क्योंकि अब आप सिंपल23 लिखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मिलने वाला है एरर, क्योंकि ये बोलेगा सिंपल23 कुछ नहीं है। अगर सिर्फ आप यहाँ पर एक एंटिटी लिख रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वाली वो है, इंपोर्ट करके आप लोग को दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिंपल23 सिंपल लिखोगे तो वो नाम मिलाएगा, वो देखेगा कि इसमें मॉड्यूल सेकंड .js में कुछ सिंपल है कि नहीं है, सिंपल2 है कि नहीं है, और इस तरह से जो है आप इंपोर्ट कर सकते हो। और ये होता है हमारा डिफरेंस कॉमन जेएस और ES6 मॉड्यूल्स में। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे थे नोड की, तो यहाँ पर हमको कॉमन जेएस और ES6 के अलग अलग ये दिखा रहा था। मैं दिखाता हूँ आप लोग को अभी।
ये देखो यहाँ पर फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में इन्होंने बताया कि यार कॉमन जेएस के तौर पे इंपोर्ट करना चाहते हो या ES6 के तौर पे करना चाहते हो, तो ESM सिंटेक्स यानी कि ES6 मॉड्यूल्स के सिंटेक्स को भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग कॉमन जेएस को भी यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ और है, इंपोर्ट स्टार। आप इंपोर्ट स्टार अगर करना चाहते हो तो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएंगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंपोर्ट स्टार एज, मैं यहाँ पर Ctrl+D मार लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट स्टार एज A2 फ्रॉम दिस मॉड्यूल। और अब मैं अगर A2 को यहाँ पर console.log करूँ, मैं A2 करता हूँ console.log और ये सिंपल 23 को कमेंट आउट करता हूँ, तो मैं ये चीज़ आप लोग को रन करके दिखाऊँ तो ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। ये कह रहा है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल 2 एक्सपोर्ट हो रहा है और सिंपल कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैं A2 डॉट सिंपल करके ऐसे सिंपल को रन भी कर सकता हूँ और इसकी रिटर्न वैल्यू डेफिनेटली अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इस कॉम्प्लेक्स ये चीज़ ने प्रिंट कर दी और console.log के अंदर इसको रैप किया मैंने, तो अनडिफाइंड ही रिटर्न करी है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन। मैं रिटर्न भी करा सकता हूँ सिंपल को, और मैं ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ रिटर्न 45। अगर 45 मैं फॉर सम वियर्ड रीज़न रिटर्न करा रहा हूँ तो यहाँ पर 45 प्रिंट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, आई होप कि हमने मॉड्यूल्स अच्छी तरह से देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर URL मॉड्यूल को बहुत अच्छा शाउट आउट देना चाहूँगा। और URL मॉड्यूल बहुत अमेजिंग मॉड्यूल है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार URL मॉड्यूल आप लोग यूज़ डेफिनेटली करोगे अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी HTTP के साथ खिलवाड़ करते हो। इस आपको मतलब कम से कम पता होना चाहिए कि इस नाम का मॉड्यूल भी है, और ये सारे फंक्शनैलिटीज़ जो कि शायद आप कस्टम कोड लिख कर अचीव करो वो आप यहाँ पर इनबिल्ट मॉड्यूल की सहायता से कर सकते हो। तो यहाँ पर लगता है मैंने गलत मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया। मुझे URL मॉड्यूल को सेलेक्ट करना था, मैंने UDP कर लिया। कोई बात नहीं, URL में हम लोग वापस से आ जाते हैं। तो देखो यार, इंपोर्ट URL फ्रॉम URL आप कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ अभी यहाँ पर ES6 इंपोर्ट की सहायता से इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि URL module.js करके एक फाइल बना लूँगा और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा URL फ्रॉम URL। तो मैंने इंपोर्ट URL फ्रॉम URL कर दिया। अब मैं इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि माई URL इज इक्वल टू, मैं ये कोड कॉपी करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या कि कुछ इस तरह से इसको यूज़ करूँगा और मैं console.log कर दूँगा माई URL को, और मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो URL मॉड्यूल है वो क्या चीज़ फैसिलिटेट करता है। अब देखो यार, मैंने यहाँ पर बोला कि example.org मेरा एक URL है और मैं इसमें पाथ नेम ऐड करना चाहता हूँ /a/b/c, और मैं देना चाहता हूँ कुछ गेट पैरामीटर्स जो कि d=e है। तो ये मेरे गेट पैरामीटर हो गया। और फाइनली मैं URL हैश देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पेज के नेविगेट करना चाहता हूँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब मान लो मैं करना क्या चाहता हूँ कि अपने पूरे URL का यहाँ पर मेरा URL फाइनल कैसा कुक हुआ ये देखना चाहता हूँ, तो ये मैं myurl.href की सहायता से कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो ये पूरा URL ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। आप url.origin कर सकते हो, प्रोटोकॉल कर सकते हो, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, पोर्ट, पाथ नेम, सब कुछ आप कर सकते हो। मान लो मैं अगर यहाँ पर एक पोर्ट भी दे देता, मान लो 8000, तो यहाँ पर मुझे पोर्ट भी देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोर्ट आ गया 8000। तो एक URL को आप एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे ये मेथड्स प्रोवाइड करता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लोग इसको रीड आउट करके डेफिनेटली फिगर आउट कर लोगे और डेफिनेटली इसको यूज़ करो। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उनको यूज़ करो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप लोग को इवेंट एमिशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इवेंट एमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम HTTP को देखेंगे, क्योंकि जो HTTP सर्वर है वो काफ़ी काम में आता है अगर हम Node.js की बात करें तो। अब जो Node.js होता है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करता है। मैंने इसे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी इवेंट्स को फायर कर सकते हो और एक बार एक इवेंट फायर हुआ तो आप उस इवेंट के लिए लिसन कर सकते हो। यानी कि कभी भी वो काम होगा तो क्या होगा कि आप कुछ एक्शन ले सकते हो। मान लो कि आप लोग अपने घर की मोटर चलाते हो और आपकी मम्मी ने कह दिया कि यार जब पानी भर जाए तो मोटर को बंद कर देना। तो पानी का भरना एक इवेंट है, एक इवेंट फायर होगा जब पानी भर जाएगा और उसके आधार पर आप एक एक्शन लोगे जो कि क्या होगा, आप मोटर को बंद कर दोगे। नहीं करोगे तो मम्मी से डांट भी पड़ेगी, वो भी एक इवेंट होगा, ठीक है, जो कि होगा। तो इवेंट्स जो हैं हमारे Node.js के अंदर होते हैं। हम नया इवेंट एमिटर जो है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इवेंट्स में जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर सारी क्लास के सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे क्योंकि
हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको रन करना चाहेंगे। तो मैं node.js events.js नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा और यहाँ पर देखो इन्होंने एक कस्टम माई एमिटर करके क्लास बनाई हुई है। इवेंट एमिटर इज इक्वल टू रिक्वायर इवेंट्स, हमने एक इनबिल्ट इवेंट्स पैकेज का इस्तेमाल किया है, एक नई माई एमिटर क्लास बनाई है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब भी इवेंट नाम का इवेंट आ जाए, तो मैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से इसको अलाइन कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर मोटर या फिर मोटर नहीं, वाटरफुल नाम का मान लो एक इवेंट है, ठीक है। तो मैं वाटरफुल नाम के एक इवेंट को फायर कर रहा हूँ। अगर वो इवेंट कभी भी फायर होगा तब क्या करना है, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, ठीक है, मोटर को बंद कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, अब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं इस वाली लाइन को रन ना करूँ, इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ। ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, एक नया इवेंट एमिटर बना रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, ये कोड इस इवेंट के लिए लिसन कर रहा है। किस इवेंट के लिए, पानी भरने वाले इवेंट के लिए। ये मेरा कस्टम इवेंट है, मैंने बनाया वाटरफुल नाम का इवेंट, यहाँ पर एक इवेंट है, ठीक है। अब जैसे ही वाटरफुल नाम का इवेंट फायर होगा तब क्या करना है, तब यहाँ पर प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर को console.log करना है, ठीक है। और उसके बाद मान लो मैं एक और कोड लिखना चाहता हूँ, मैं सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। मान लो 3 सेकंड के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि अ जेंटल रिमाइंडर प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। अब ये जो कोड है यहाँ पर, जो कि मैंने myemitter.on के अंदर डाला हुआ है, ये कोड तभी रन होगा जब ये इवेंट फायर होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या लगता है आपको, कुछ होगा क्या? और यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप, ये एक दिक्कत आ गई है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने अपने पैकेज.json के अंदर ये पर्टिकुलर लाइन ऐड करी थी, यहाँ पर हमने टाइप को मॉड्यूल कर दिया था, हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन को हटा देंगे, टाइप मॉड्यूल को, और यहाँ पर वापस से हम आएंगे तो हम इसको रन कर पाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ और ये अभी सक्सेसफुली रन हो गया। जब ये रन हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर अब कुछ भी रन कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, ये क्या नाटक है। आप लोग सोचोगे यार ये चल क्या रहा है, यहाँ पर कुछ रन क्यों नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर इतना बड़ा कोड लिखा, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, ये सब ध्यान से सुनना। ये कोड तब रन होगा जब वाटरफुल नाम का इवेंट फायर होगा। अभी वाटरफुल नाम का इवेंट फायर नहीं हुआ है, तो जब भी फायर होगा तब ये पर्टिकुलर कोड रन होगा, ठीक है। जैसे फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ भी रैप करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो वो तभी रन होता है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये इवेंट जैसे ही फायर होगा तब ये कोड रन होगा, ठीक है। नीचे जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पर अगर एक कंसोल लॉग ऐड करूँ और मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, द स्क्रिप्ट इज़ रनिंग, और मान लो मैं लिखता हूँ द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि यार स्क्रिप्ट जो है वो चलती रहेगी, स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो स्क्रिप्ट इज रनिंग, स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग। हमने यहाँ पर बस एक बात बोली है कि यार जब पानी भर जाएगा मोटर बंद होगी, ठीक है, ये बोला है बस हमने। तो इसके कहने का मतलब ये तो नहीं है जब मम्मी आपसे बोलती है कि पानी भर जाए तो मोटर बंद कर देना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मम्मी ऐसे रुक जाती हैं, और काम तो करती रहती है ना। उसी तरह ये स्क्रिप्ट भी और काम करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटरफुल और ये सारा कोड तब रन होगा जब हम इस इवेंट को एमिट करेंगे। अब मान लो कि एक इवेंट एमिट होता है वाटरफुल नाम से, जहाँ पर भी ये इवेंट एमिट होगा वहाँ पर क्या होगा, ये कोड रन होना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये देखो प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद 3 सेकंड के बाद प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर आ गया है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर हमने प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर लिखा था तो वो इमिडिएटली आ गया, और उसके बाद ये प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर यहाँ पर आ गया। अब एक और बात, क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रन कर दूँ। तो यहाँ पर देखो मैं अगर इसको रन करूँगा तो प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर इमीडिएटली यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर एमिट किया, और जैसे ही मैं इवेंट को एमिट करूँगा मेरा ये कोड रन होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि सेट टाइम आउट 3 सेकंड के बाद रन होगा, और सेट टाइम आउट ब्लॉक नहीं करता है, हमको मालूम है ये बात जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट से कि सेट टाइम आउट ब्लॉक नहीं करता है, इसलिए द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग यहाँ पर प्रिंट हुआ, उसके बाद सेट टाइम आउट वाला कोड रन हुआ, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। एक बार और समझाता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पर मैंने console.log किया, द स्क्रिप्ट इज रनिंग, ये तो सबसे पहले रन होगा। फिर जैसे ही मैं myemitter.emit करूँगा, जैसे ही मैं ये इवेंट एमिट करूँगा, इसका इवेंट लिसनर का कोड यहाँ पर रन हो जाएगा। तो console.log होगा, प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इमीडिएटली यहाँ पर आ जाएगा प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर। सेट टाइम आउट क्या कहता है, सेट टाइम आउट कहता है कि जब सारे काम हो जाएंगे तब मैं रन होऊंगा, हमेशा सेट टाइम आउट ये कहता है, ठीक है। तो जब सारे काम हो जाएंगे तब 3 सेकंड के बाद सेट टाइम आउट रन होगा। तो ये नीचे दूसरा काम देखेगा जो कि द स्क्रिप्ट इज रनिंग, स्टिल रनिंग, और यहाँ पर द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग प्रिंट हो गया।
इसके बाद प्लीज़ टर्न ऑफ द मोटर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, ये चीज़ यहाँ पर रन हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया किस तरह से ये रन हुआ। तो इवेंट्स के बारे में आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनाओगे। मतलब अभी यहाँ पर उतनी फील आ नहीं रही, आपको लगेगा क्या यार, मतलब एमिट किया एक इवेंट को, उसी के लिए लिसन कर लिया, इससे अच्छा ये कोड वहीं लिख देते। मतलब कि ये जो कोड मैंने लिखा है, आप सोच रहे होगे कि यार ये कोड यहाँ लिखा है मैंने, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता। लेकिन कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है जब हम रियल टाइम ऐप्स बनाते हैं। मैंने एक ट्यूटोरियल किया हुआ है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन पे। तो अगर आप लोग मैं रियल टाइम लिखता हूँ यहाँ पर, और वो मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। इसमें क्या है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में मैंने आप लोग को बना के दिखाई है एक चैट एप्लीकेशन बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसी, जो कि नोड के इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करती है। बट अगेन आप लोग इसको इस वाले वीडियो को बाद में देख लेना, अभी नोड के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग मेरी बातें सुनते रहो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो है नोड जेएस में इवेंट्स जो है कुछ इस तरह से काम करते हैं। आई होप मैंने आप लोग को बता दिया इवेंट्स क्या होते हैं और समझा पाया मैं आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, जब एक्चुअल में यूज़ करेंगे, लेटस से हम लोग एक व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर हम जूम जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं वेब बेस्ड, तब वहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह की बातें करेंगे कि यार जैसे ही मैसेज रिसीव हो जाए वैसे ये इवेंट एमिट कर दो, और जैसे आप इवेंट को एमिट करोगे कहीं और से वो लिसन हो रहा होगा और लेटेस्ट से एक साउंड है वो पॉप हो जाएगी। तो आपको बस एक बार कोड लिखना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये काम होता जा रहा है वैसे वैसे ये कोड रन करते जाओ। अब मान लो इसी स्क्रिप्ट में वाटरफुल 5-10 बार हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे ये इवेंट एमिट करते जाओगे ये कोड रन होता जाएगा, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया आप लोगों को। मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। तो एक बार तो यहाँ पर मैंने इवेंट को एमिट किया, एक बार यहाँ पर एमिट किया, और ये देखो यहाँ पर जो टर्न ऑफ द मोटर जेंटल रिमाइंडर है वो बाद में आया, क्योंकि सेट टाइम मोड हमेशा तब रन होता है जब सारे के सारे जो लाइन्स ऑफ कोड है वो रन हो जाते हैं नोड की स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा Node.js के अंदर इवेंट्स। ऑलराइट, तो अब हम लोग बिल्ड करेंगे एक HTTP सर्वर Node.js के अंदर। तो यहाँ पर एक HTTP सर्वर को Node.js में बिल्ड करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा HTTP मॉड्यूल को, तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ HTTP server.js, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा कॉन्स HTTP इज़ इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद मैं HTTP लिखूँगा, और कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP, हमने HTTP को इंपोर्ट कर लिया। और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू लिखूँगा process.n.port, यानी कि जो भी हमारी प्रोसेस को पोर्ट मिल रहा है वो पोर्ट मैं अपना लूँगा, ठीक है। अब मैं कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू लिखूँगा http.create सर्वर। तो ये http.create सर्वर जो है ये एक मेथड है जो कि हमारे पास HTTP मॉड्यूल के अंदर होता है, और ये एक कॉल बैक लेता है, और कॉल बैक के अंदर होता है हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ। बाय द वे, अगर आप लोग का ये सवाल है कि ये एरो यहाँ पर कैसे आया और इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्यों नहीं आया, तो मैं लाइगेचर्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरा वाला थीम यूज़ कर रहे हैं और आप लोग मेरी वाली फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि कैस्केडिया कोड है, और आप लोग अगर यहाँ पर सर्च करते हैं फॉन्ट लाइगेचर्स तो आप इनको settings.json में ट्रू करके ऑन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है VS कोड टिप्स एंड ट्रिक्स करके, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को सर्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टेटस कोड जो है वो सेट करेंगे 200। जो रिस्पॉन्स होता है, अगर आप एक HTTP सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, जो रिस्पॉन्स आता है उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्वर कोड होता है जो कि बताता है कि रिस्पॉन्स के साथ क्या हुआ, क्या ये रिस्पॉन्स ने सर्वर पर कोई एरर क्रिएट कर दिया, क्या इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स जो है वो आया नहीं, क्या रिस्पॉन्स देते वक्त कुछ बैड रिक्वेस्ट हो गई, यानी कि वो रिक्वेस्ट सर्वर के हिसाब से सही रिक्वेस्ट नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं जो कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और आप लोग नेट पे डाल सकते हो HTTP स्टेटस कोड्स, ठीक है। आप ये डालोगे HTTP स्टेटस कोड्स तो आपको बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे जिनके मतलब आप लोग को मिल जाएंगे, और रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, ठीक है। 2-3 कोड्स हैं जो कि आपको खुद ही याद हो जाएंगे, जैसे कि 200 फॉर ओके, ठीक है, और 500 फॉर सर्वर एरर, 404 फॉर नॉट फाउंड। तो ठीक है, आप लोग को पता भी होंगे इनमें से बहुत सारे कोड। अब हम हेडर सेट करेंगे, ठीक है। हेडर आप बहुत सारे सेट कर सकते हो, मैं कंटेंट टाइप हेडर सेट करूँगा। कंटेंट टाइप हेडर सेट करने से क्या होगा कि मेरी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो एक HTML के तौर पर सर्व की जाएगी, ठीक है।
वरना क्या होगा, वो प्लेन टेक्स्ट में प्रिंट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो HTML के तौर पर ना आए। तो ये जो कंटेंट टाइप है ये आपके क्लाइंट को ये बताने के लिए होता है कि यार किस तरह का कंटेंट सर्वर ने भेजा है, ठीक है। अब इसके बाद रेस्ट डॉट एंड आप क्या रिस्पॉन्स भेजना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कुछ HTML डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक H1 लिख सकता हूँ, दिस इज़ कोड विद हैरी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर H1 डाल सकता हूँ और एक पैराग्राफ बना सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ हे दिस इज़ द वे टू रॉक द वर्ड, ठीक है। मतलब कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी मत लिख देना, मतलब थोड़ा बहुत सेंसेबल, ठीक है। सेमीकोलन लगाओ, सेव करो, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा सर्वर तो बन चुका है, लेकिन अगर मैं अभी इस कोड को रन करूँगा तो सर्वर मेरा चलेगा नहीं, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग लिसन नहीं कर रहे हैं, हमें एक पोर्ट पे लिसन करना पड़ता है। तो मैं सर्वर डॉट लिसन करूँगा और मैं लिसन करूँगा कौन से पोर्ट पे, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज डाल दूँगा, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट, जो भी पोर्ट होगा उस पर लिसन करेगा सर्वर मेरा, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर जो पोर्ट वेरिएबल है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बैकटिक्स मैंने इसीलिए लगाए ताकि मैं डॉलर का प्रयोग कर सकूँ और यहाँ पर पोर्ट लिख सकूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ गई। और ये दिक्कत क्या आई है, क्या दिक्कत आ रही है मेरे पास, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड। देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर अनहैंडल्ड एरर इवेंट, ठीक है। तो थ्रो ERR अनहैंडल्ड एरर इवेंट। तो यहाँ पर अगर मैं लिसन मेथड देखूँ तो ये यहाँ पर ओके, तो जो लिसन मेथड होता है मेरा वो एक कॉल बैक लेता है, सबसे पहले एक पोर्ट लेता है और एक कॉल बैक लेता है, और ये चीज़ें कभी कभी याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो दैट्स टोटली नॉर्मल, आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना इस चीज़ की। और मुझे इस चीज़ को कंसोल डॉट लॉग करना चाहिए था, ना कि मुझे ऐसे ही लिख देना है कुछ भी। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करूँगा तब जाके ये प्रिंट होगा। अभी यहाँ पर मेरा सर्वर ठीक चलना चाहिए, बट यहाँ पर मुझे एक और दिक्कत दिख रही है कि मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट को बंद नहीं किया था। अभी सब कुछ मुझे ठीक दिख रहा है, और यहाँ पर देखो सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड लिख कर आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि ये पोर्ट कैपिटल होगा। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आप लोग को कि ये प्रोसेस डॉट एनव डॉट पोर्ट क्या होता है। बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में, जैसे कि हेरोकू, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी कुबरनेटीज़ प्लेटफॉर्म पर, या फिर बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि आप लोग को सर्वरलेस आर्किटेक्चर प्रदान करते हैं। उसमें अगर आप लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि कौन से पोर्ट में आपकी एप्लीकेशन चले, ये स्पेसिफाई करना चाहते हो आप लोग, तो आप यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है इसको सेट कर सकते हो, और जो भी आप ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दोगे उस पोर्ट पर आपकी नोड एप्लीकेशन लिसन करेगी। लेकिन कभी कभी ये चीज़ सेट नहीं होती है, जैसे कि मेरे इस केस में सेट नहीं है। तो मैं इसको रन करूँगा तो देखो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड लिख कर आ रहा है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये और 3000 कर दूंगा, यानी कि या तो मेरा ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये सेट है, और अगर नहीं है तो 3000 पर लिसन कर लेगा पोर्ट। तो मैं अभी इसको रन करूँगा तो देखो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, कि ये एक्चुअल में पोर्ट 3000 पे लिसन कर रहा है। चलो यार देख लेते हैं। तो लोकल होस्ट कोलन 3000 पे मैं गया, तो यहाँ पर देखो दिस इज कोड विद हैरी, हे दिस इज़ द वे टू रॉक द वर्ल्ड लिख कर आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर एक स्टेटस कोड सेंड किया था, मैंने एक हेडर सेट किया था, और मैंने यहाँ पर कुछ डेटा सेट किया था जो कि यहाँ पर रिसीव हो गया, ठीक है। इंस्पेक्ट मैं करूँगा, नेटवर्क में मैं जाऊँगा और इसको रिलोड करूँगा, लोकल होस्ट, और यहाँ पर आप लोग देखो कि